इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेई 97 का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आप इसको खुद से जरूर सॉल्व करिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लेट Z2 एंड Z3 बी द रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर इनटू अ लाइन L हुज इक्वेशन इज B बार Z प्लस BZ बार इज इक्वल टू C, शो दैट C इज इक्वल टू Z2 बार B प्लस Z3 B बार। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं दो इंटायरली डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये लाइन L है और उस लाइन L पे मैंने कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट Z0 और Z1 ले लिया है। Z0 और Z1 क्या है? कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट आप उस लाइन L पे पिक कर लीजिए। अब रही बात इस Z2 की, Z2 तो आपको दे रखा है, तो क्या इस Z2 को हम लोग Z0 और Z1 के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें तो मैंने डिटेल में यही थ्योरी एक्सप्लेन की थी ना कि Z2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z2 इज इक्वल टू Z0 प्लस लैम्डा टाइम्स Z1 माइनस Z0। ये तो बेसिक फंडा मेरा था जिसे मैंने काफ़ी टाइम लगाकर इसको एक्सप्लेन किया था। Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z0 और Z1 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और अगर हम लोग मैनिपुलेट करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z0 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस Z1 इंटू लैम्डा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली आपको ये क्या बता रहा है कि देखिए ये Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें Z0 का कितना परसेंट है और Z1 का कितना परसेंट है। यानी कि ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्लेन में कहीं भी उछल कूद कर सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इस तरीके से क्या बता रहा हूँ कि उस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में लैम्डा फ्रैक्शन है Z1 का और 1 माइनस लैम्डा फ्रैक्शन है Z0 का। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रिलेशन है, दुनिया के हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लग जाता है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो Z2 है ये एक पॉइंट है और Z3 उसका रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ पर पड़ेगा, जितना डिस्टेंस मिरर लाइन से ये ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो Z3 कहीं यहाँ पर है। और अभी हमने आपको एक थ्योरी बताई थी कि ये वाला एंगल अगर थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा ही रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे थे ना। ये सब तो डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि Z2 तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने Z0 प्लस लैम्डा टाइम्स किया, यानी कि लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो Z3 तक आने के लिए आप क्या करिएगा? लैम्डा बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिएगा। यानी कि Z2 अगर ये है, ये चीज़ है, तो Z3 क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम रहेगा, बस Z3 में हमें ये करना पड़ेगा Z0 इंटू 1 माइनस लैम्डा बार प्लस Z1 इंटू लैम्डा बार, ये करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट में पहुंचने के लिए अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इमेज में पहुंचने के लिए आपको लैम्डा बार या लैम्डा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए ये लैम्डा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो Z2 और Z3 है ये इस लाइन पे तो लाई कर नहीं रहा है। अगर लैम्डा रियल हो जाता तब ऑब्वियसली ये Z2 और Z3 दोनों इसी लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन यहाँ अभी क्या हो रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि Z2 और Z3 दोनों लाइन से अलग हैं, तभी तो रिफ्लेक्शन वगैरह होगा ना। अब लाइन पे ही बैठ जाइएगा, मिरर पे ही बैठ जाइएगा तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो इस Z2 तक पहुंचने के लिए आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस Z3 तक पहुंचने के लिए आपको लैम्डा बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए ये Z0 और Z1 कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट हो सकते हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि आपको प्रूव करना है कि Z2 बार B प्लस Z3 B बार दिस इज इक्वल टू C। तो सबसे पहले Z2 बार फाइंड करना है, तो क्या करिएगा? Z2 बार यहाँ लगाइए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Z0 बार इंटू 1 माइनस लैम्डा बार प्लस ये हो जाएगा Z1 बार इंटू लैम्डा बार, ये हो गया। अब Z2 बार इंटू B करना है, यानी कि इसको B से मल्टीप्लाई करिए, और Z3 इंटू B बार करना है, यानी कि इसको B बार से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड करके देखिए क्या होता है। तो ये हो जाएगा Z2 बार B प्लस Z3 इंटू B बार दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो देखिए जब ऐड करने जाइएगा तो 1 माइनस लैम्डा बार जो है ना दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस लैम्डा बार को हम लोग कॉमन ले लें, तो अंदर में क्या बचेगा? Z0 बार B प्लस Z0 B बार, ये हुआ फर्स्ट। दोनों टर्म को ऐड करिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो 1 माइनस लैम्डा बार तो देखिए दोनों में है,
बचा क्या, जेड नॉट बार इंटू बी प्लस जेड नॉट इंटू बी बार, ये टर्म आ गया। अब अगला टर्म में क्या हो जाएगा, प्लस करिए लैम्डा बार तो रहेगा ही, z1 बार बी प्लस z1 बी बार, ये आ गया। इतना तक क्लियर होगा सबको। अब सिंपल एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि z नॉट जो है वो उस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी c, क्योंकि z नॉट लाइज ऑन दैट लाइन ना। तो देखिए अगर उस लाइन पे लाई करता है तो z नॉट बार इंटू बी प्लस जेड नॉट इंटू बी बार c होगा। उसी तरह z1 भी उस लाइन पे लाई करता है, यानी कि इसकी भी वैल्यू हो गई c। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस लैम्डा बार इंटू सी प्लस लैम्डा बार इंटू सी। इसको जब ऐड करिएगा तो क्या हो गया, बहुत सिंपल है। अब तो ये लैम्डा बार सी और ये लैम्डा बार सी दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हो गया सी। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि Z2 बार बी प्लस Z3 बी बार दिस इज इक्वल टू सी। तो ये तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका हुआ। और इस तरीके में मेन पॉइंट क्या था, ये वाला रिलेशन लिखना कि Z3 जो इमेज है वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस लैम्डा की जगह लैम्डा कॉन्जुगेट कर देना है। अगर Z2 में लैम्डा है तो Z3 में लैम्डा कॉन्जुगेट हो गया। अब दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या दे रखा है, बी बार जेड प्लस बी जेड बार दिस इज इक्वल टू सी। और हम लोग जानते हैं कि जो इस इक्वेशन ऑफ लाइन में जेड बार का कोएफिशिएंट होता है वो क्या देता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन। यानी कि ये जो b है कॉम्प्लेक्स नंबर b, इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन l। लाइन l क्या है, ये l है, तो इसका परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। यानी कि देखिए अगर Z2 यहाँ पर है तो ऑब्वियसली Z3 कहीं यहाँ पर होगा, और Z2 और Z3 को जो कनेक्ट करता हुआ लाइन होगा तो ऑब्वियसली ये जो ब्लू लाइन है वो इस L लाइन के तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। तभी तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन होगा वो इस लाइन L के परपेंडिकुलर होगा। और इस इक्वेशन से भी हम लोग जानते हैं ये क्या है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L है। इसमें जो जेड बार का कोएफिशिएंट होता है b, वो भी आपको क्या देता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। यानी कि b वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी के अलोंग है। Z2 माइनस Z3 वेक्टर क्या होगा, इसी के अलोंग है। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं ना, देखिए ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप देखिए तो ये वेक्टर हो जाएगा Z3 माइनस Z2। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि Z3 माइनस Z2 दिस वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। आप इसको वेक्टर के टर्म्स में समझिए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में समझिए। तो Z3 माइनस Z2 जो है वो B के पैरेलल है। अब जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो यानी कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Z3 माइनस Z2 दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z3 माइनस Z2 बाई B दिस इज इक्वल टू लैम्डा। और ध्यान रखिए यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, एक स्केलर नंबर है, रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है, क्योंकि Z3 माइनस Z2 ये इस डायरेक्शन का वेक्टर है और B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। यानी कि ये Z3 माइनस Z2 वेक्टर B वेक्टर का रियल मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है। 2 टाइम्स 5 टाइम्स -2 भी हो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लैम्डा तो रियल है, लैम्डा अगर रियल है इसका मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी रियल है। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल हो इसका मतलब वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Z3 बार माइनस Z2 बार डिवाइडेड बाई B बार। तो ये समझ में आया सबको कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है दिस विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये वाला जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट नए नए आइडियाज़ समझ में आए। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है B डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट और इमेज को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन होगा वो भी परपेंडिकुलर टू लाइन है, यानी कि B डायरेक्शन के अलोंग होगा। यानी कि Z3 माइनस Z2 बाई B ये लैम्डा होगा, वेयर लैम्डा इज़ अ रियल नंबर। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको Z3 Z2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं B बार इंटू Z3 माइनस Z2 प्लस कर दीजिए B इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार दिस इज इक्वल टू 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक साइड ले जाइए तो दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप यहाँ से देखिए कि Z2 यहाँ पर है, Z3 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट तो Z2 और Z3 के मिडवे है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z3 बाई 2।
यानी कि ये जो पॉइंट है Z2 प्लस Z3/2 वो इस लाइन पे लाई करता है। यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि B बार इंटू Z2 प्लस Z3/2 प्लस कर दीजिए B इंटू Z2 बार प्लस Z3 बार/2, दिस इज इक्वल टू C। ये Z2 ऑब्जेक्ट है, Z3 इमेज है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा जो इस लाइन पे लाई करेगा। तो Z2 प्लस Z3/2 जो है वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें ये इक्वेशन मिला। उसी को हमने बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इधर ये लिख दिया। तो ये इक्वेशन ब्लू वाला कैसे आया, बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दीजिए, माइनस करके देख लीजिए। जब माइनस करने जाइएगा तो ये Z3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2Z2 आएगा, B बार रहेगा ही। यहाँ जब माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये Z2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2Z3 बार आएगा, ये 2C रहेगा। तो 1 माइनस 2 करिएगा तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना है। इसमें से जब माइनस करिएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, B बार यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे Z2 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा B इंटू इधर मिल जाएगा Z3 बार, दिस इज इक्वल टू C, ऐसा मिलेगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, Z2 बार B ना, तो आप क्या करिए, पूरे का कॉन्जुगेट ले लीजिए, इधर भी कॉन्जुगेट, इधर भी कॉन्जुगेट, इधर भी कॉन्जुगेट, तो अल्टीमेटली आप इसको प्रूव कर दीजिएगा। इसका कॉन्जुगेट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, B इंटू Z2 बार प्लस इधर आ जाएगा B बार इंटू Z3, दिस इज इक्वल टू C बार। C बार तो C के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, 1 माइनस 2 करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस मेथड से आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप ये इमेज Z3 फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ Z2 दे रखा है और पूछे कि Z3 क्या है, तो Z3 हो जाएगा Z3 इज इक्वल टू C माइनस Z2 बार B डिवाइडेड बाई B बार। लेकिन इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि इस तरह के हजारों फॉर्मूले आपको मैथ्स में मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो दोनों का मिड पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा। ये जो लाइन है वो इस मिरर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्शन B के पैरेलल होगा। तो उससे आप आसानी से इमेज का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि ये सपोज पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस लाइन पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये कहाँ पर होगा, तो वो कैसे फाइंड करिएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपको Z2 मालूम हो गया, Z3 मालूम हो गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z3/2। Z2 मालूम है ही, क्वेश्चन में दिया रहेगा, Z3 आपने ऐसे फाइंड कर लिया, बाई 2 कर दीजिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल गया। फिर हो सकता है कि आपसे पूछे कि बताओ तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो वो भी बहुत सिंपल है। अगर आपने Z2 और Z3 फाइंड कर ही लिया है तो Z2 Z3 डिस्टेंस को फाइंड कर लीजिए। जैसे कौन सा डिस्टेंस, ये वाला Z2 माइनस Z3, ये डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, इसको बाई 2 कर दीजिए, तो आपको ये वाला डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। इस पॉइंट से ये जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो तरह तरह की चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कुछ भी मत याद रखिए, सिंपल थियरी याद रखिए कि अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इस तरीके से दे रखा है, तो उसमें जो Z बार, Z कॉन्जुगेट का जो कोएफिशिएंट है B, वो क्या दिखाता है, वो देता है आपको डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये बेसिक फंडा होता है। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको थ्योरी समझाई, उसी थ्योरी का यूज करके आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो Z0 और Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि एक पॉइंट यहाँ पर कहीं दे रखा है Z2, और Z2 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है इस लाइन पे, ब्लैक लाइन पे, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन बना ब्लू लाइन, उसका इक्वेशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए। आप पॉइंट को इधर भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, और Z2 से ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं Z। तो अब आप यहाँ से देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना Z माइनस Z2, ये हुआ ना Z माइनस Z2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z2, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 माइनस Z0, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों में क्या रिलेशन होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो Z माइनस Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z0 को 90 डिग्री रोटेट करने से मिल जाता है। इस केस में ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है।
यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z0। तो ये एंगल क्लॉकवाइज हो गया। अब क्लॉकवाइज रोटेशन है यानी कि एंगल ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 होगा। एंगल का वैल्यू तो पाई बाई 2 है लेकिन क्लॉकवाइज है तो माइनस पाई बाई 2 हो गया। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो Z पॉइंट है अगर यहाँ नहीं होकर के यहाँ होता, ऊपर होता, ठीक है, Z2 के ऊपर, तो उस केस में Z माइनस Z2 वेक्टर क्या होता, ये वाला वेक्टर होता, ये हो जाता ना, क्योंकि Z ऊपर है Z2 नीचे है, तो Z माइनस Z2 ये वाला वेक्टर हुआ और Z1 माइनस Z0 ये वाला वेक्टर है। तो उस केस में रोटेशन क्या हो रहा है, उस केस में आपको इस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस केस में आर्गुमेंट क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो इसलिए आप यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई 2 दोनों लिखिए। दोनों केस में ये जो इक्वेशन है आपको इक्वेशन ऑफ दिस ब्लू स्ट्रेट लाइन दे रहा है। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी होगा, ऐसा कुछ होगा मॉडुलस इंटू ई टू द पावर आई प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी कि ये तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया ना। यानी कि ये जो नंबर है अंदर में, इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि दिस नंबर विल बी इक्वल टू आई टाइम्स लैम्डा वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। यानी कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या होती है कि वो अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होता है। क्योंकि ये नंबर अगर आई लैम्डा है तो आई लैम्डा का कॉन्जुगेट लीजिएगा पूरे का तो क्या हो जाएगा, माइनस आई लैम्डा हो जाएगा। ये होगा ना, क्योंकि लैम्डा तो यहाँ पर रियल नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गुमेंट के अंदर जो महाशय बैठे हुए हैं, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि दिस नंबर विल बी इक्वल टू माइनस इट्स कॉन्जुगेट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू माइनस इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि Z बार माइनस Z2 बार डिवाइडेड बाई Z1 बार माइनस Z0 बार। तो ये जो आपको इक्वेशन मिल गया ना, ये क्या मिला, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट Z2 ऑन दिस लाइन। तो ये सब सिंपल टेक्निक्स होती हैं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाए। इसमें याद कुछ नहीं करना है, सिंपल थियरी आपको समझना है कि अच्छा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर से जो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है उन दोनों वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल है। जनरली जब भी परपेंडिकुलर वगैरह की बात होगी तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक केस में क्या हो रहा है, अगर आप इधर से इधर ऐसे जा रहे हैं तो रोटेशन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इधर से इधर जा रहे हैं तो रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन दोनों केस में आप कह सकते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों केस में ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा, यानी कि आई टाइम्स सम लैम्डा वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर, यानी कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू माइनस इट्स कॉन्जुगेट। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि Z0 और Z1 दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है और ये जो सेगमेंट है Z0 से Z1 तक का, उसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में d डिस्टेंस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है d डिस्टेंस ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z0 एंड Z1। और आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ तो बच्चों इस Z2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे फाइंड करिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। Z0 और Z1 जो सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया और उस बाइसेक्टर पर d यूनिट्स डिस्टेंस पे लाई करता हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 होगा। आप चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं या d यूनिट्स डिस्टेंस इधर नीचे भी आ सकते हैं। ये जो मिड पॉइंट है इसका नाम हम लोग Zm दे देते हैं, Zm फॉर मिड पॉइंट। ऑब्वियसली Zm क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट तो सब कोई जानता है, Z0 प्लस Z1/2 हो जाएगा। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस Z2 माइनस Zm, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस विल बी इक्वल टू Z2 माइनस Zm डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z0। ये नीचे से डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं,
बहुत सिंपल है, इस टेक्निक को हमने कई बार यूज़ किया होगा। हमें फाइंड करना है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Z2 माइनस ZM दिस इज इक्वल टू दिस। इस रिलेशन में आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान दीजिए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिख दें, दिस विल बी इक्वल टू मॉडुलस Z2 माइनस ZM डिवाइडेड बाई मॉडुलस Z1 माइनस Z0। इनटू करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो इन्फॉर्मेशन होता है, एक तो उसका मॉडुलस होता है, इनटू उसका e टू द पावर i थीटा। उसका आर्गुमेंट प्लस π/2 भी हो सकता है, माइनस π/2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस केस में मान लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं तो ये एंगल ऐसे बना π/2 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर Z2 पॉइंट नीचे की तरफ होगा तो एंगल जो है वो ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस π/2 भी हो सकता है, माइनस π/2 भी हो सकता है, यानी कि वो ei प्लस माइनस π/2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस आई। ठीक है, और ये तो हर कोई जानता है ना कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लस आई या माइनस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तो हर कोई जानता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस माइनस आई, और ये बचा यहाँ पर Z1 माइनस Z0। अब यहाँ से आप ये देखिए कि ये Z2 माइनस ZM, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये किसके बराबर होती है, D के बराबर होती है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो Z2 पॉइंट है ये D यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो Z2 माइनस ZM क्या हो जाएगा, D यूनिट हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू D हो गई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस इज इक्वल टू D, और ये प्लस माइनस आई है ही तो प्लस माइनस आई डी कर देते हैं इसको, प्लस माइनस आई डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे में Z1 माइनस Z0 का मॉड और ऊपर में Z1 माइनस Z0, एंड दिस इज इक्वल टू Z2 माइनस ZM। तो अब आप यहाँ से Z2 की वैल्यू तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको ZM पता है, ZM तो यहाँ से पता है ही, Z1 पता है, Z0 पता है, और उसका मॉडुलस भी आपको पता है Z1 माइनस Z0 का। तो Z2 की वैल्यू आप ऐसे फाइंड करिएगा, और इसमें ध्यान दीजिए कि Z2 की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। एक केस में तो Z2 ऊपर की तरफ लाई करेगा और दूसरे केस में नीचे की तरफ लाई करेगा, इसलिए प्लस माइनस ID किया है। तो ये आपको देख कर भी लग जाना चाहिए कि अच्छा ये तो कुछ कुछ देखा जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए Z1 माइनस Z0 क्या है, ये वेक्टर है, उस वेक्टर को हमने उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जो पूरा पूरा आपको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये बेसिकली आपको एक यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में Z1 माइनस Z0, यानी कि ब्लैक लाइन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये हो गया। उसी यूनिट वेक्टर को आप प्लस माइनस आई कर दिए, यानी कि आप उसके परपेंडिकुलर चले गए। तो अगर एक यूनिट वेक्टर इधर है तो आप प्लस आई कर दिए तो आप ऊपर चले गए, माइनस आई कर दिए तो कहाँ जाइएगा, माइनस आई करने पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। एन कैप इधर है, मैं एन नाम दे रहा हूँ क्योंकि और मुझे कुछ नाम अभी सूझा नहीं है। तो एक यूनिट वेक्टर इधर है, उसको आपने अगर प्लस आई किया तो ऊपर चले गए, माइनस आई किया तो नीचे आ गए। अब डी यूनिट है, यानी कि डी यूनिट डिस्टेंस आपको ऊपर या नीचे जाना है। ऐसे करने से आपको Z2 माइनस ZM वेक्टर मिल जाएगा, तो जिससे आपको Z2 की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको ऐसे देख लीजिए, ये क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर है। तो एक यूनिट वेक्टर हमने लिया, उसको 90 डिग्री से रोटेट अगर करेंगे तो हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं या नीचे भी आ सकते हैं। अब आप D डिस्टेंस ऊपर जाइए तो इसलिए D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वेक्टर मिल जाएगा Z2 माइनस ZM वेक्टर। आपको ZM पता है तो Z2 आपको पता हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चाहें तो सीधा सीधा सब कुछ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दें, फिर ब्रूट फोर्स मेथड से करें, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला भी मेथड कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई मेंस फरवरी 2021 का ये दो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा।